शुरू होती है 2011 से। हम मिल पाते हैं 9 साल ये चो यून से, जो कि क्लास में बैठा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता है। वजह सिर्फ कैमरा, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई भी उसकी जिंदगी को रिकॉर्ड करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं युनसियो को, जो कि चो यून को 10th ग्रेड से ही जानती है। 267 स्टूडेंट से अगर बात रैंकिंग की हो तो चो यून बिल्कुल लास्ट नंबर पे आता है और युनसू नंबर 1 बनने के लिए पागल होती है। ये डॉक्यूमेंट्री एक एक्सपेरिमेंट होती है स्कूल के सबसे होशियार और सबसे बेवकूफ बच्चों के लिए। एक साथ 1 महीने के लिए फिल्म शूट किया जाता है। सबने सोचा था कि देखेंगे कि दोनों की जिंदगी कैसे गुजरती है, पर यहाँ तो शुरू होते ही लगता है कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की बात कभी भी नहीं पसती। एक दूसरे से हमेशा ही इरिटेट होते हैं, कभी खाने के लिए और कभी कभी उन क्लास के बीच कॉमिक पढ़ के हंस देता है। और ये सबसे युनसो को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, तो दोनों ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा ही हिट होती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि युनसो एक कंपनी में काम करती है। बॉस उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं, लेकिन उसकी बातों से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो प्रूव करना चाहती है कि उसमें कोई बात है, उसमें दम है, और इसी वजह से वो आज प्रॉमिस करती है कि वो एक टॉप आर्टिस्ट की साइन करेगी। दूसरी तरफ चॉय, जो कि बिल्कुल सिंपल अपनी लाइफ को जी रहा होता है, उसका क्लोज फ्रेंड जिसका नाम होता है जेयून। और यहाँ होता है बड़ा सा रिवील। हमारा जो चो यून है वही आखिर में वो बड़ा आर्टिस्ट है जिसको साइन करना चाहती है हमारी फैमिली, एक बहुत बड़ा ही फेमस आर्टिस्ट। वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा ही सीक्रेट रखता है और वो हर एक इवेंट को कैंसिल कर देता है ताकि लोग उसका चेहरा ना देख सके। उसी रात हम देखते हैं सिन्हू ऑनलाइन उसी मशहूर आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं जियोंग को, जो कि अपने बॉस पार्क टोंग से मिलता है, जो वही आदमी होता है जिसने स्कूल वाली हिट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। सुबह चॉय यूंग को एक कॉल आता है एक बहुत ज्यादा फेमस आइडल सिंगर का। वो चॉय की ड्राइंग को खरीद चुकी होती है और वो बस उससे मिलना चाहती है। जियोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर चॉय यूंग को लगता है कि ये सिर्फ एक फ्री ड्राइंग लेना चाहती है। इधर हम देखते हैं युनसू को, जो कि एक आदमी से मिलने के लिए जाती है जिसे वो 4 बार कैंसिल कर चुकी होती है। मीटिंग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होती है। वो आदमी कहता है वो सिर्फ काम से प्यार करती है और फिर हंसकर बोल देता है कि तुम मेरे टाइम के लायक नहीं हो। उस आदमी के जाने के बाद युनसू बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके सामने वाली टेबल पर एक आदमी बैठा था जिसका नाम होता है मिस्टर कॉन्ग, जिसने पहले बिजनेसमैन की आइडिया पिच किया था। वो सब कुछ उन लोगों की सुनता है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलते हैं और पीने के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ पर बात सिर्फ काम की होती है, लेकिन इनके बीच की नजदीकियां भी बढ़ रही होती है। और हाँ, दोनों ने सेम टी शर्ट ही पहन रखी होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चोय के दरवाजे पे कोई आता है। वो और कोई नहीं युनसियो होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा ही टूट चुके थे। यहाँ पर चोय इसका बदला लेने के लिए एक स्प्रे बोतल लेता है और डैन सीधा उसके मुंह में पानी देता है और यहीं पर उसका बदला खत्म होता है। यहाँ पर एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है 50 दिन के रिलेशनशिप के साथ। स्कूल लाइफ, फ्लर्टिंग, स्माइल, बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ चल रहा होता है। फिर होता है कट, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है 70 दिन आगे का। युनसो बीमार हो जाती है और चोय उसका ख्याल रखता है। ये उसका और कुछ नहीं प्यार करने का अंदाज होता है। इसके बाद वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है व्हाट इफ, और फिर सवाल होता है व्हाट इफ हम अगर ब्रेकअप कर लें। चोय यून बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो पानी स्प्रे करेगा और नमक फेंकेगा। कट टू प्रेजेंट, चोय अपना प्रॉमिस पूरा करता है और फिर युन से पूछती है कि आखिर नमक कहाँ है। फिर यहाँ पे खुलता है चोय यून का राज। चोय यहाँ पर मना करता है कि वो फेमस आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन युनसू सब कुछ जान चुकी होती है। एंड की फोटो में चोय का स्केच दिख जाता है। चोय इन पिच बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। वो पब्लिक में आने से बिल्कुल डरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चोय युनसू के ऊपर नमक भी फेंकता है। इसके बाद देखते हैं जियोन युनसू से मिलता है और बताता है कि चोय ने नमक फेंकने का प्रैक्टिस ना सालों से किया था। युनसू को ऑफिस में पता चलता है कि जब वो ड्रंक थी तो अपने बॉस मनोरोगी बोल दिया था। बॉस कहता है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। अगर तुम उस आर्टिस्ट को नहीं ला पाए तो तुम्हारी जगह किसी और को हम ले आएंगे। और कोई नहीं होता है, चो योंग का ही एक फेक आइडेंटिटी होता है जो कि वो आर्टिस्ट बनकर बैठा हुआ है। इसके बाद से युनसू डिसाइड करती है कि वो फिर से एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। इसके बाद हम देखते हैं चो यून को, जो कि कैमरा की हॉट सीट पर बैठा हुआ होता है और वो डिसाइड करता है कि वो 10 रीजंस बताएगा कि वो आखिर युनसू को क्यों नफरत करता है। जैसे जैसे चो यून रीजंस बताता है, स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहाँ युनसू की अलग अलग खामियां दिखाई जाती है। उसकी जिद्दी होना, उसका प्रैक्टिकल नेचर और इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना। पूरा एपिसोड 10 प्रो में दिखाया जाता है, लेकिन साथ ही हमें युनसू का एक दूसरा साइड भी दिखता है जहाँ वो सेल्फलेस है, रोमांटिक है और चो यून की सच में बहुत ज्यादा ही केयर करती है। ये सब चो यून की कहे हुए लफ्जों के कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब तक युनसू अचानक बिना वार्निंग के चो यून से ब्रेकअप नहीं कर लेती। प्रेजेंट में हम लौट कर देखते हैं चो यून अपने लाइफ पेंटिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है कि वो आखिर क्या करे और क्या नहीं करे।
आखिरकार वो अपने बाकी सारे काम पर ध्यान देने लगता है और फिर चो यून एनजे को कॉल करता है। एनजे बाहर से बहुत ज्यादा कूल दिखाती है पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि चो यून ने उसे कॉल किया है। चो यून यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो एनजे के कई हुए बातों को फॉलो करेगा, जो भी उसने आइडिया दिया है वो उसे फॉलो करेगा। वो बिल्डिंग ड्रॉ करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे ड्रॉ करने से पहले उसे बिल्डिंग खुद भी देखना पड़ेगा। इसके बाद उन लोगों की एक मीटिंग सेट होती है। युनहो जो कि सब कुछ सुन रहा होता है, वो क्लियरली यहाँ पर बहुत ज्यादा अनोइंग फील करता है क्योंकि मैनेजर होने के बावजूद भी उसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पर जीवन आता है और यहाँ पर चोई को वो डॉक्यूमेंट्री का आइडिया पिच करता है जो एपिसोड 2 का क्लिप हैंकर था। चोई इस आइडिया का बिल्कुल खिलाफ होता है। जिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, लेकिन चोयुन उसकी बातों को नहीं मानता। चोयुन का अरेस्ट उसके ब्रेकअप के बाद का बिहेवियर से जुड़ा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ब्रेकअप के बाद वो बिल्कुल कंट्रोल खो देता है, शॉक में घुस जाता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, खुद को बिजी रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। चोयुन अभी भी मिजरेबल होता है। इसी दौरान वो ड्राइंग की दुनिया में खो जाता है। उसका कमरा सारी बिल्डिंग्स की ड्राइंग से भरा हुआ होता है और यहीं से उसका आर्टिस्ट बनना शुरू होता है। पर सवाल ये है, क्या पास्ट को दोबारा छेड़ना वर्थ इट है? जीवन मानता है कि हाँ, और प्रेजेंट में वो डॉक्यूमेंट्री के लिए कोशिश करता रहता है। इसी बीच चोयुन और युनसू के स्कूल डेज के वीडियो भी ऑनलाइन ट्रेंड पे आ जाता है। युनसू क्यूरियोसिटी में वो वीडियो देखने बैठ जाती है। वो अपनी यंगर सेल्फ पर हंसती है। चोयुन को लेजी कहकर वो कंपेयर करती है, लेकिन साथ ही उसे उन वीडियोस में एक इनोसेंस और प्लेफुलनेस भी दिखती है जो अभी उन दोनों की ही जिंदगी में मिसिंग होती है। 5 साल तक एक दूसरे से ना मिलने के बाद अब अचानक वो बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक सीन में दोनों के ग्रोसरी बैग गिर जाते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है। यून से चोई को छेड़ते हुए कहती है कि ये कंपनी शायद नुआ नाम के आर्टिस्ट को चूज करेगी जो चोयुन का चीफ नॉकअप है। पर असल सच तो ये होता है कि क्लाइंट्स को चोयुन के सिवा कोई भी नहीं चाहिए। सबके सब युनसू के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ऑफिस में जीउन युनसू से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर सारे कलीग्स इन दोनों को देख के गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। बाहर जाकर जीउन युनसू को बताता है उस डॉक्यूमेंट्री के आइडिया के बारे में, जिंदगी के मोमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात करता है, लाइफ की वैल्यू समझाता है। दूसरी तरफ हम एनजे को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है। चोयुन का रिप्लाई ना आने से वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। वो फ्रेंड से एडवाइस लेती है। मिक्स रिएक्शन मिलते ही वो ऑनलाइन जाकर युनहो के इंस्टाग्राम में चोयुन का एक ड्रंक फोटो देख लेती है और इसी वक्त यहाँ पर चोयुन को एक जीनियस आइडिया आता है जिसका डिटेल्स अभी हमें बताया नहीं जाता और ये कंफर्म होता है कि वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। ये सब कुछ युनसू को तकलीफ देने का एक पार्ट होता है। चोयुन तो बस अब ये प्लान बना रहा होता है कि वो युनसू से अब पास्ट का बदला लेगा, पर हमें पता चलता है कि युनसू जब चोयुन से ब्रेकअप कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा कामली बिहेव कर रही थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड सोल ही समझ जाती है कि युनसू अपनी फीलिंग्स को कितना ज्यादा ही दबा रही है। जब युनसू घर में पहुंचती है तो सबसे पहले बाथरूम में जाकर अकेले बैठकर रो रही होती है। वो चोयुन की बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन वो उसे ब्रेकअप आखिर क्यों करी ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं युनसू और चोयुन ये दोनों ही बहस कर रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले किसको पसंद करता था। एक बात क्लियर होती है, सूट का लास्ट डे ही वो दिन था जब सब कुछ बदल गया। इस दौरान कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है और जीयू नया बैटरी लेने के लिए चला जाता है। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ ये दोनों अकेलेपन में बिना कैमरा के। दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और ये पहली बार होता है कि जब चोयुन को युनसो के लिए सच में बहुत ज्यादा ही फिक्र होती है। उसे महसूस होता है कि युनसो को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और वो कांप रही है। वो अपनी टी शर्ट को उसके कंधों पर रख देता है। ये सब चोयुन के लिए काफी ज्यादा ही रोमांटिक जेस्चर होता है, लेकिन युनसो की नजर में ये काफी ज्यादा ही क्लमजी और बेकार होता है। चोयुन ठंड में खुद फ्रीजिंग हो जाता है। अपने बाहों को पकड़ के वो ड्रामा करता है और यून से उसे देखकर ही इरिटेट हो जाती है। फिल्मिंग शुरू होने से पहले ही हम देखते हैं चोयुन और युनसू जीवन से मिलने जाते हैं और डॉक्यूमेंट्री के अपने अपने टर्म्स दे देते हैं। जीवन यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो चोयुन के लिए घर पर स्टैटिक कैमरा लगाएगा, जबकि युनसू को अपनी ऑफिस से फिल्मिंग की परमिशन भी मिल जाती है। मिस्टर जोंग मान जाते हैं। शूटिंग फिर से शुरू होती है और दोनों के बीच के लिए डिफरेंस दिख रही होती है। चोयुन सो जाता है, अकेला काम करता है और अपनी दुनिया में रह जाता है। दूसरी तरफ युनसू टीम के साथ काम करती है, मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है। इसी बीच युनसू का एक कलीग जिसका नाम होता है बैंग ही, वो बैकग्राउंड में टॉफी के साथ निकल जाता है, जैसे वो बिना कुछ कहे युनसू को एक टोंट मार रहा हो। इधर जीवन पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर बनने लगता है। उसे लगता है कि ये दोनों ही जानबूझकर ये डॉक्यूमेंट्री को बिगाड़ रहे हैं। ना कोई फाइट, ना कोई ड्रामा, ना कोई स्पाइसी सा कंटेंट, और व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा ही बोर हो जाते हैं। सिचुएशन को ढूंढना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। एक दिन चोयुन घर आकर सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देख पाता है अपने सामने युनसू को। चोयुन सोचता है कि ये कोई सपना होगा, लेकिन जब वो उसके चेहरे को छूता है और फिर वो अचानक से रियलाइज करता है कि ये कोई सपना नहीं, ये एक हकीकत है। चोयुन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। इस सिचुएशन को संभालने के लिए चोयुन अपने बेसमेंट में अपनी सारी ड्राइंग को उसे ले जाकर दिखाता है।
वहीं पर एक पुरानी पेंटिंग भी दिखती है जो कि स्कूल के टाइम की होती है, जिसे युनसू ने गलती से खराब कर दिया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात होती है कि चोयुन ने उस पेंटिंग को अभी तक संभाल रखा है। ये बात दोनों के बीच एक और फॉल आउट ले आती है। फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू करने के बारे में सोचने लगते हैं। अगले दिन शूटिंग के दौरान सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऑनलाइन आर्टिकल भी आने लगते हैं जिसमें चोयुन के प्लेजरिज्म के एलिगेशंस लगते हैं। जियुन और युनहो स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। चोयुन को पता नहीं होता कि युनसू चुपचाप एविडेंस को कलेक्ट कर रही होती है ताकि वो प्रूव कर सके कि कोहो एक ओरिजिनल आर्टिस्ट है और नुआ सिर्फ उसका कॉपी करता है। सुबह हम देखते हैं मिस्टर जंग मीटिंग में सीधा उस टॉपिक को उठा देता है जो आर्टिकल में छपे हुए होते हैं। युनसू के सामने चोयुन के फर्म मना करता है और कहता है उसका नाम ही बिल्कुल ओरिजिनल है। इसको क्लियर होने के बाद मिस्टर जंग सियोंग की पार्टी में इनविटेशन मेंशन करता है और कंफर्म करता है कि युनसू भी वहीं पर आएगी। इस तरह यहाँ पर चोयुन एग्री तो हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ हेल्प के लिए। वो एनजे पर डिपेंड करता है क्योंकि वो फैशन में परफेक्ट है। एनजे इसे क्लोजनेस का एक मौका समझ लेती है और चोयुन अलग अलग आउटफिट को ट्राई करता है। एनजे भी बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार होती है। थैंक यू के तौर पर दोनों टॉकबॉकी खाने चलते हैं जो कि कोरियन डिश होता है। चोयुन को एनजे के टेस्ट फूड से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और एनजे यहाँ पर बताती है कि फेम के साथ साथ सैक्रिफाइस भी आते हैं। लोग उसे गलत समझते हैं, लेकिन अंदर से एनजे काफी ज्यादा दिल की साफ होती है और वो चोयुन की आर्ट पर भी बहुत ज्यादा ही भरोसा करती है। युनसू भी भरोसा करती है, लेकिन मैसेज भेजने से पहले वो हिचकिचाती है। सियोन की जो पार्टी होती है वहाँ पर चोयुन और युनसू भी आते हैं। दोनों काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे। एक दूसरे को देखकर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। दोनों उस पार्टी में बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे होते हैं। पार्टी में चोयुन की मुलाकात होती है नुआ के साथ और यहाँ पर लगता है कि उस पार्टी में जानबूझकर उन दोनों को इनवाइट किया होता है ताकि टेंशन और ज्यादा क्रिएट हो। गुस्से में आकर चोयुन यहाँ पर युनसू से कहता है कि तुम हमेशा ही मेरी लाइफ को खराब कर देती हो। असल में बात होती है कि चोयुन को लगता है कि युनसू इन सब में शामिल होती है। चोयुन उस पार्टी को छोड़कर चला जाता है। फ्लैशबैक में हम स्कूल में बारिश होता हुआ देखते हैं। दोनों काफी ज्यादा ही एक साथ खुश होते हैं। चोयुन यहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि वो कभी भी युनसू से नफरत नहीं करेगा, लेकिन सच बात ये होती है कि वो उसे पसंद करता है। टाइम स्लो हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और जियुन ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम चले जाते हैं ईयर 2000 में, जब चोयुन और जियुन पहली बार स्कूल में मिले थे। दोनों का नाम सेम होती है, लेकिन किस्मत बहुत ज्यादा ही अलग। जियुन पहले से ही महसूस कर लेता है कि चोयुन काफी ज्यादा ही अकेला है और वो इसलिए उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन सच ये होता है कि अकेला चोयुन नहीं, जियुन खुद होता है। हमेशा छाया जैसा उसका बेस्ट फ्रेंड और स्पॉटलाइट में रहता है। चोयुन का परिवार प्यार भरा और सपोर्टिव होता है, जबकि जियुन का घर ठंडा खामोश। धीरे धीरे जेलसी आती है, लेकिन जियुन का शेयर करने वाली आदत अच्छा दिन जियुन को जिंदा रखती है। जियुन यहाँ पर खुद के शब्दों में कहता है, मैं उसके साथ रहकर खुशी का एक्टिंग करता था, जैसे मैं खुश होना सीख गया हूँ। और वही लव ट्रायंगल जिसका हिंट पूरा सीजन में हमें दिखाया गया। असल में जियुन शुरू से ही स्कूल टाइम से ही युनसू को पसंद करता है, लेकिन वो देखता है चोयुन कितने प्यार से युनहू को देख रहा है तो वो पीछे हट जाता है। वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दबा लेता है सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के लिए। प्रेजेंट में युनसू मिस्टर जंग के डिसीजन से डिसअपॉइंटेड होती है। नुना को उस पार्टी में इनवाइट करना, लाइनअप में इंक्लूड करना बिना चोय को बताए, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड ड्रामा होता है। युनसू का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता, लेकिन चोयुन ये नहीं मानता। गुस्से में वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। जियुन उसे घर पर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन चोयुन अपनी फीलिंग्स को उसे नहीं बता पाता। ये उसकी पुरानी आदत है, इमोशनली इमेच्योर रहना, चीजों से भागना। अगली सुबह जब कैमरा फिर से रोल होती है, युनसू अपने इमेज को सुधारना चाहती है। वो चोयुन को कॉल करती है माफी मांगने के लिए, लेकिन फोन वो उठाता ही नहीं। युनहो को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो तुरंत अपने चोयुन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कैमरास बंद होते ही तो युनहे उसे सीधा बोलता है, प्रोफेशनल बन जाओ। देखो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं। इस बात से चोयुन काफी ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और वो इस आर्ट पर एक इमोशनल स्पीच देने के लिए चला जाता है। लेकिन किस्मत तो देखो, बेचारे जियुन का बैटरी ही खत्म हो जाता है कैमरे का। कैमरा के बिना यहाँ पर जियुन सच बोल देता है। वो चोयुन को समझाता है कि युनसू उसे धोखा नहीं दे सकती और फिर वो उसे कह देता है तू आज भी उसे पसंद करता है। और ये सारी बातें बोलना जियुन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो भी युनसू को काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, वो अपने दर्द को दबाकर ये बातें बोल ही देता है, क्योंकि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, एक वफादार दोस्त भी है। काम के चक्कर में जियुन फिर एनजे से बात करता है। एनजे उसे पहचान जाती है। 4 साल पहले से ही वो उसे जानती है और इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। दूसरी तरफ आज युनजू अपने ऑफ डे में होती है, जहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने दिन को एंजॉय कर रही होती है। सोली उसे मजाक में गालियाँ देती है, जैसे कि आमतौर पे होता है, और
अपने चीटिंग बॉयफ्रेंड को भी वो कोसती है। यहाँ पर वो बताती है कि वो अब भी कितनी ज्यादा ही अच्छी चल रही है, लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है तब जब उसकी पब की ग्रुप बुकिंग लास्ट मोमेंट में ही कैंसिल हो जाती है। उसका पब लॉस में जा रहा होता है, सोल ही टूट जाती है और तब कैमरा क्रू को एक आइडिया आता है जियोन और चोयुन को पब में ले आने का। ये एक परफेक्ट मौका होता है युनसो और चोयुन का सामने सामने बैठकर बात करने का। चोयुन पहले माफी मांगता है अपने बहुत ज्यादा उस रूड बिहेवियर की वजह से। युनसो भी उससे माफी मांगती है, लेकिन चोयुन यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन अनाउंस कर देता है, वो नुआ के साथ काम करेगा। सिर्फ एक हफ्ता बचा होता है आर्ट ओपनिंग के लिए। चोयुन को अपने चार्लिस के लिए सॉरी बोलना पड़ता है और कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा, काम टाइम पर कंप्लीट करेगा। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। युनसो को महसूस होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब युनहो और सोल ही टेबल पर जाते हैं, सबसे बड़ा एलिफेंट रूम में उनका होता है ब्रेकअप। बार बार बात रुक जाती है, ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है, डिनर खत्म होता है और रेस शुरू हो जाती है। चोयुन 100 घंटे लगातार ड्राइंग करता है, मतलब लगभग 19 घंटे बिना रुके। कैमरा हर पल को फॉलो करता है। दूसरी तरफ हम युनसो को देखते हैं जो कि पेपर वर्क और लॉजिस्टिक को संभालती है। एक असेंबली चलता है, चोयुन ड्राइंग में डूबा हुआ होता है, युनसो काम में बहुत ज्यादा ही बिजी होती है। टाइम निकलता जाता है, युनसो को चोयुन के हेल्थ की टेंशन होने लगती है। युनसो चोयुन के लिए जुजुबोटी लेकर उसके घर पर जाती है। दरवाजा खुलते ही वो देखती है कि चोयुन बिल्कुल थक चुका होता है, 95 घंटे काम कर चुका होता है, सिर्फ 5 घंटे बचे होते हैं जो कि वो ऑडियंस के सामने करेगा। वो जब वहाँ से जा रही होती है तो चोयुन उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकती। एक सीन में दिखाया जाता है चोयुन सुन मिस्टर जंग से मिल चुका होता है, वो लूना के साथ मिलकर काम करने के लिए एग्री हो जाता है। मिस्टर यंग यहाँ पर सच बोलता है, उसे पता है कि चोयुन के दिल में युनसो के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खराब हो जाए। मिस्टर जंग भी कहता है कि उसे भी युनसो पसंद है, लेकिन सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर। और हम फिर से चले जाते हैं नवंबर 2008 में। यहाँ पर युनसो का परिवार पहले से ही बहुत ज्यादा गरीब रहा है, इसी वजह से लोगों की दोस्ती करना, खुलकर बात करना उनके लिए कभी कभी आसान नहीं होता। क्लासमेट्स उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाते, युनसो को वो गलत समझ रहे होते हैं। वो समझते हैं कि युनसो बहुत ज्यादा ही सेल्फिश लड़की है और वो सिर्फ अपना ही परवाह करती है, लोगों की उसे कोई परवाह ही नहीं होती। और धीरे धीरे यही गलत फैमिली उसके अंदर एक सख्त ठंडी पर्सनैलिटी बना देती है, क्योंकि अगर तुम किसी को अपने करीब रखोगे ही नहीं तो कोई भी तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन एक इंसान होता है जो इस दीवार को पार करता है, वो और कोई नहीं, वो होता है चोयुन। युनसो जो सबसे दूर रहती है, लेकिन वो चोयुन को नहीं रोक पाती, वो उसको अपने करीब आने देती है। एक छोटा सा असेंबल दिखाता है, उनका रिश्ता और भी गहरा होता हुआ। युनसो पढ़ाई करती है, फुल टाइम जॉब के लिए भी वो बहुत ज्यादा ही पागल होती है। उसका गरीब बैकग्राउंड, घर की जिम्मेदारी है जैसे उसके पैरों में जंजीर बन जाती है। वो उड़ना चाहती है, खुल के जीना चाहती है, लेकिन उसके हालात उसे रोक देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है, मानो जैसे वो खुश नहीं हो, क्योंकि उसकी और चोयुन की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा रही होती है। एक तरफ घर के बाहर डेब्ट कलेक्टर्स खड़े होते हैं और दूसरी तरफ उसकी दादी बहुत ज्यादा बीमार होकर हॉस्पिटल में चली जाती है। युनसो को लगता है कि चोयुन की जिंदगी ना पूरी तरीके से सेट है। उसे लगता है कि चोयुन कभी भी ये नहीं समझेगा कि लोगों की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा ही मुश्किल से गुजरते हैं। इसी अलग दुनिया की वजह से युनसो ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चोयुन नींद से उठता है और पिछले रातों की बातों को याद करने की कोशिश करता है। 95 घंटे काम करने के बाद वो पूरी तरीके से थक चुका होता है। उसे ये भी याद नहीं होता कि युनसो का उसने हाथ पकड़ा था और उसे उसने रुकने के लिए कहा था। अब फोकस होता है लाइव ड्राइंग शो पर। एक तरफ मीटिंग रूम में हम युनसो को नींद में देखते हैं, जो कि वह अभी भी सोई हुई होती है और खामोशी से चोयुन उसे देखता है। चोयुन उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था, लेकिन अचानक जब युनसो की आंखें खुलती है तो वो चोयुन के अपने पास देखती है और चोयुन ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो अभी अभी वहाँ पर आया है। युनसो काफी ज्यादा घबरा जाती है, खासकर जब चोयुन उसे पूछता है कि कल रात आखिर क्या हुआ था। जल्दबाजी में वो मेन हॉल में चली जाती है, जहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन में चोयुन का उस काम का वीडियो चल रहा होता है। शो का वक्त भी आ चुका होता है। एक तरफ चोयुन, दूसरी तरफ नुआ, दोनों को हम देखते हैं वो कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुका होता है। उनके बीच एक दीवार होता है, दोनों के पास ये अलग अलग ऑडियंस भी होते हैं। युनसो चोयुन का काम देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी से झूम उठती है। उसने कभी भी चोयुन का ये रूप नहीं देखा था। उसे लगता है कि वो बदल गया है, मैच्योर हो गया है, लेकिन सच तो ये होता है कि वो हमेशा ही ऐसा ही था। प्रेजेंटेशन के बीच चोयुन के पेरेंट्स चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जाकर वो लोग युनसो से मिलते हैं और वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि जब चोयुन अकेला ड्राइंग करता था उनका दिल बहुत ज्यादा ही दुखता था। इसके बाद चोयुन की माँ युनसो का हाथ पकड़ के कहती है, ब्रेकअप के बाद चोयुन बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
ये बात है युनसू के दिल को गहरा छू जाती है। वो वहाँ से हटकर थोड़ी प्राइवेसी लेने के लिए चली जाती है और अब जाकर यहाँ पर युनसू को एहसास होता है कि वो कितनी ज्यादा ही गलत थी। असल में चोयुनसू कभी बदला ही नहीं था और वो भी नहीं बदली। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर के जितने भी कर्जा थे उसने मेहनत से वो कर्जे को चुकता कर दिया था, पर वो अब भी वही अधूरी लड़की है जो स्कूल में रहा करती थी। और सामने चोयुन जो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि मैच्योर और बहुत ज्यादा ही बड़ा आदमी बन चुका होता है। यहाँ से उसकी सोच बदलने लगती है। शो के बाद चोयुन एनजे से मिलता है। जब एनजे उसे दोस्त बोलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होता है कि एनजे उसे कितना ज्यादा ही चाहती है। शो के बाद यहाँ पर चोयुन को एक पार्टी का ऑफर मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही थकने के कारण से उस पार्टी के ऑफर को वो मना कर देता है। इस तरफ युनहू वैसे ही तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है एनजे से मुलाकात करने के लिए। वो यहाँ पर उसके सपने लगा लेता है कि शायद कुछ तो हो सकता है फ्यूचर में। इसके बाद शाम को युनसू और चोयुन बैठकर बातें करती है। दोनों की बातचीत चलती रहती है और अचानक ही यहाँ पर युनसू को सारी बात याद आ जाती है जो भी रात को हुआ था। चोयुन बताता है कि वो सोफा पर सो गया था लेकिन बहुत ज्यादा ही दर्द में था। उसकी आंखों में से आंसू गिरता है जब युनसू जाने लगती है। चोयुन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो दोनों कितने ज्यादा ही बदल गए हैं, कितने ज्यादा ही दूर हो गए हैं और ये सब सिर्फ युनसू के प्राइड की वजह से ही हुआ है। उस प्राइड की वजह से वो ये नहीं मान पाती कि चोय के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। युनसू अपना सर झुका लेती है। इसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर चोयुन बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। हमेशा ही जैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो फिर से वही करता है। वो हमेशा ही भाग जाता है। उसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है और वो खुद यहाँ से भाग जाता है। उसकी ड्राइंग शो के बाद एक बहुत बड़ी ही पार्टी होने वाली थी, लेकिन ये सबसे चोय बिल्कुल भाग जाता है और इस बार युनसू भी अकल हो जाती है। युनहू या सोल्वी वहाँ पर बेकार बैठकर सोचते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ हो सकते हैं और वो क्या साथ है। वो साथ नहीं है लेकिन खाली हाथ भी नहीं बैठते। वो वाइन की बोतल को खोलकर कहते हैं कि हम इसे पी भी नहीं सकते। इसी बीच हम जियुन को काम पर जाते हुए देखते हैं। वो नोटिस करता है कि उन्हें एक नए राइटर की असाइन हुई है जिनका नाम होता है ली मिन क्यू। वो डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा सैड डालती है, डाउट करती है कि जियुन का एंगल आखिर क्या है। उसने पुरानी डॉक्यूमेंट्री को देखी थी और उसे लगता है कि युनसू और चोयुन के बीच में कुछ तो है, पर नई डॉक्यूमेंट्री में वो चीज नहीं होती। वो यहाँ पर सीधा सवाल करती है जियुन को और यहाँ पर उसे बताती है कि एक स्क्रिप्ट बनाती है। जब उसे पता चलता है कि चोयुन फिर भाग गया तो वो जियुन से कहती है कि इस बार वापस लाओ, जैसे भी लाओ, चाहे उसे किडनैप ही क्यों ना पड़े, और जियुन भी उसकी बातों को मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं चोयुन और युनसू की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हंसी वाला सीन होता है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा ही मोमेंट बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता है। भाई युनसू तो बहुत ज्यादा ही एम्बैरेस फील करती है क्योंकि उसने चोयुन के सामने ही रो दिया था। लेकिन जब चोयुन देखता है कि युनसू बहुत ज्यादा ही शर्म नहीं कर रही और वो भाग भी नहीं रही, उसके अपने एक्शन रिकंसिडर करने पर मजबूर करता है। दोनों अपने इश्यूज को हाउस आउट करते हैं। चोयुन नाराज है क्योंकि युनसू हमेशा ही कंट्रोल में रहती है और डिसीजंस लेती है, लेकिन इस बार वो डिसाइड करता है कि वो वॉक अवे करेगा। जब वो जा रहा होता है तो एनजे और युनहू उसे एक वीडियो मैसेज भेजते हैं जो उसे बधाई दे रहे होते हैं उसके सक्सेस स्टोरी के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं होता बल्कि ये होता है कि दोनों भाई वाइन पीकर बहुत ज्यादा टल्ली हो चुके होते हैं, जो एक नाइस मैसेज से शुरू हुआ लेकिन वो जल्द ही एक क्राइम सेशन में भी बदल जाता है। मीट में एनजे एक चैरिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जो लोग वॉलंटियर करने आते हैं उनका अल्टेरिया मोटिवेट होता है। वो लोग सिर्फ इसलिए आए होते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा उदास ना हो और हैप्पी फील करे। एनजे ये सब कॉर्नर से सुन रही होती है और फिर वो अपने लिए स्टैंड करती है कि चार्ज ड्रॉप नहीं होंगे अगेंस्ट मैलिशियस कमेंटर्स। इवेंट के बाद जब एनजे कार से जा रही होती है तो उसकी मुलाकात होती है चोयुन से और फिर वो दोनों पार्क में बैठकर बातें करते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे जो कि एनजे के बहुत बड़े ही फैन होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं। चोयुन बस एनजे को देख रहा होता है कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को भाई संभाल रहा होता है। वो सारी बातों को एडमायर करता है। एक आइडल के लिए अकेला सब फैंस को हैंडल करना बहुत ज्यादा टफ होता है। दोनों काफी अच्छे से ही टाइम को स्पेंड करते हैं और लेकिन युनसू दूर से ही ये सब देख रही होती है। तब जियुन वहाँ पर आ जाता है। एनजे यहाँ पर ब्रेक करती है न्यूज को कि वो चोयुन को पसंद करती है। ये सुनने के बाद तो चोयुन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, लेकिन एनजे उसे निकनेम देती है तोफू करके और वो उसका कुत्ते का नाम होता है और सजेस्ट करती है कि वो फिर से साथ में हंग आउट करेंगे। दूसरी तरफ हम युनसू और जियुन को भी देखते हैं जो कि एक साथ वक्त बिताते हैं। इधर ड्रंक सोल्ही युनसू के घर क्रैश करने के लिए जाती है। युनसू ऑब्जर्व करती है और नोटिस करती है कि जियुन और उसके ग्रैंड मदर के बीच केमिस्ट्री काफी ज्यादा ही अच्छी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियुन और मिस्टर ली डिसाइड करते हैं वो चोयुन और युनसू को एक सिक्योरिटी केबिन में ले जाते हैं शूट करने के लिए 3 दिन के लिए, लेकिन इस बार वो लोग भागते नहीं। चोयुन और युनसू एक वेकेशन होम में अकेले होते हैं। चोयुन ज्यादा चिल नहीं है। वो जियुन से क्वेश्चन करता है, बहुत ज्यादा उत्साहित से जवाब देता है। एक क्वेश्चन आता है पास के ट्रिप के बारे में। चोयुन का सुवन ट्रिप के साथ मिक्स फीलिंग। युनसू उस वक्त काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी। वो कहती है कि ये उनका फाइनल ट्रिप था। चोयुन का एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। सोचता है ब्रेकअप होने वाला है, पर ब्रेकअप नहीं होता। ट्रिप के एंड में युनसू खुल के अपनी फीलिंग्स बताती है और चोयुन
कम्प्लीटली कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वॉली और युनहो भी अपने इंटरव्यू देती हैं अपने फीलिंग्स के बारे में युनसो और जोयुन के इंटेक्स रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। ये एकांत स्पोर्ट का इंटरनल इफेक्ट काम करता है। दोनों और एक ट्रिप पर हैं, जैसे उन्होंने सालों पहले प्रॉमिस किया था। अभी भी काफी ज्यादा ही टेंशन होती है। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हैं। युनसो अभी जोयुन और एनजे के बारे में सोचती है, ऑनलाइन न्यूज, उसके आर्टिकल्स के बारे में, और भी ज्यादा ही टेंशन क्रिएट हो जाता है। युनसो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। दूसरी तरफ जोयुन भी बहुत ज्यादा जेलस फील करता है जब वो जियुन को युनसो के साथ देखता है। जियुन यहाँ पर थोड़ा सा स्लाई है। वो अपने सारी फीलिंग्स को कैमरा के पीछे छुपा लेता है क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स फ्लेम के साथ मूव कर रहा है। फिर भी वो दोनों काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं, बाइक चलाते हैं और डॉक्यूमेंट्री के लिए काफी अच्छे स्पॉट्स को भी लेते हैं। वो दोनों एक बेंच पर बैठकर रिलैक्स करते हैं और प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हैं। एक ओल्डर कपल्स उन्हें देखकर सोचता है कि वो दोनों शायद कपल है और जिन भी उनको करेक्ट नहीं करता। चैनल यहाँ पर चोय को शूट कर रही होती है ड्राइंग करते हुए। वो रिवील करती है कि एग्जैक्ट जब चोयुन ने युनसो के लिए फीलिंग डेवलप किया था। इस बार वो चुप नहीं रहती। वो कहती है कि ट्राई करो लेवल अप करने का, कैमरा के सामने ना अच्छे से कोशिश करो अपने आप को दिखाने का। चोयुन भी मुस्कुराते हुए प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। जब जियुन और युनसो वापस आते हैं, सन डाउन हो चुका होता है। चोयुन अपने जेलसी को शेयर कब नहीं कर पाता। डिनर में ऑकवर्डनेस होती है। युनसो यहाँ पर एडमिट करती है कि दिन में उसने एक नैप लिया था। चोयुन यहाँ पर पॉइंट आउट करके उसे कहता है कि तुम तो कहती थी हमेशा ही कि तुम्हें नैप लेने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वेकेशन होम में चोयुन और युनसो के एब्सेंस में एनजे चोयुन के प्लेस पर जाती है। उसके पेरेंट्स उसे ग्रुप कॉल करते हैं। एनजे स्क्रीन पर हेलो कहती है। युनसो देखती है और लिटरली उसका दिल सिंक हो जाता है। ये क्लियर है कि कैमरा इस स्मॉल सा रोमांस मोमेंट को भी कैप्चर कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसो चोयुन के रूम में जाती है जब वो सो रहा होता है। वो वेकेशन हाउस की ड्राइंग देखती है और सोचती है कि उसके बाल उसके गालों से हटा दे। जब वह ऐसा करती है तो यहाँ पर चोयुन उसका हाथ पकड़ लेता है। युनसो खुद को छुड़ाती है। सुबह स्क्रॉल पर जाते हुए युनसो बेंच पर एक नैप ले रही होती है। उसे एक अवेकन्स डेजा वू होती है। बारिश हो रही होती है, अम्ब्रेला नहीं होती, कहीं जाना भी मुश्किल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पास्ट में हुआ था। चोयुन अचानक से उसके पास आ जाता है एक अम्ब्रेला लेकर। युनसो पूछती है शुड आई लीव और स्टे। चोयुन इंस्टिंक्टिवली लीन फॉरवर्ड करता है, अम्ब्रेला ड्रॉप करता है और देन उसे किस कर लेता है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में सब कुछ प्लान करके चलते हैं, लेकिन एक इंसान पूरी प्लानिंग को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। जियुन ने प्लानिंग किया था कि वो कभी भी चोयुन और जियुन के प्यार में कभी भी वो इंटरफेयर नहीं करेगा। उसने मूव ऑन करने की कोशिश की, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू किया, लेकिन सालों बाद फिर से युनसो उससे दोबारा मिली और उस पर जियुन का केयरली बनाया हुआ प्लान खत्म हो जाता है। अब वो खुद से सवाल करता है क्या उसे अब भी किसी प्लान की जरूरत है। आखिर चोयुन और युनसो साथ नहीं। उस बारिश के बाद, उस किस के बाद युनसो का तो भाई कहीं भी दिल और दिमाग लग ही नहीं रहा होता है। 5 दिन हो चुके होते हैं उस वीकेंड से आए हुए, लेकिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता और वो अकेली नहीं होती। चोयुन भी भाई कुछ ठीक महसूस नहीं करता। युनसो के साथ टाइम बिताने के बाद उसे दोबारा से अकेला लग रहा होता है। गेट अवे हाउस में एक चिंगारी लगी थी और उसकी पुरानी यादें फिर से जिंदा हो जाती है। दोनों ही घर लौट आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को समझ सके। इसी बीच हम जियुन को भी देखते हैं जो कि युनसो को इम्प्रेस करने के लिए एक बारिश वाला फनी रील भेजता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये बारिश वाला दिन युनसो को बहुत अच्छी तरीके से याद है। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन जब वो पूछता है कि डिनर क्या हुआ तो दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आता। युनसो अपने फ्रेंड की बार पे पहुंच जाती है और बिना बोले ही अपने चिकन को घूरती रहती है जैसे उसने उसे जवाब पूछा। सोलही को किसके बारे में सब कुछ पता होता है। वो जब चोयुन की फीलिंग्स को लेकर छेड़ती है तब उसे एक बात समझ आती है। युनसो वापस चोयुन के पास जाना चाहती है। इन दोनों की रोल्स बिल्कुल रिवर्स हो चुकी होती है। जो पहले भागता था वो रुक गया होता है और जो पहले रुकता था वो भागने लगा है। युनसो सीधा चोय के घर पे पहुंच जाती है, लेकिन चोय बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, ना कोई सॉरी ना कोई एक्सप्लेनेशन। वो सिर्फ यहाँ पर एक बात कहता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या सच में एक्स लवर फिर से फ्रेंड बन सकते हैं बिना किसी के प्यार में गिरे? मुझे तो बिल्कुल डाउट लगता है। काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है जिसे प्यार करो उसके साथ दोस्त बनकर रहना। युनसो वहीं पर रात रुक जाती है। प्रॉब्लम आखिर क्या है भाई समझ ही नहीं आता। चोयुन के कपड़े पहनती है, उसके साथ वीडियो गेम्स खेलती है और हर एक सेंटेंस में वो उसे याद दिलाती है कि हम फ्रेंड्स हैं। चोयुन को भी यहाँ पर युनसो का साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब युनहो उसे कॉल करता है एक इंटरव्यू के लिए तो वो यहाँ पर बहाना देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो युनसो के साथ अभी रुकना चाहता था। वो लोग जब गेम खेल रहे होते हैं उसी दौरान एनजे का कॉल आता है। युनसो यहाँ पर मन में सोचती है और सवाल करती है कि आखिर चोयुन और फेमस सिंगर के बीच में चल क्या रहा है। बदले में चोयुन भी जियुन के बारे में पूछता है। युनसो हंस देती है, उसके लिए वो ख्याल ही बेकार होता है।
पर जियोन यहाँ पर अब भी युनसो से काफी ज्यादा ही प्यार करता है। ऑफिस में वो चेरम के सामने भी मान लेता है कि हाँ वो उससे प्यार करता है। चेरम उसे समझाती है कि फीलिंग्स पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। जियोन भी ये सारी बात को समझता है, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसी बीच युनसो चोयुन के फोन पर इन्हो का मैसेज देख लेती है, इंटरव्यू कैंसिल करने वाला। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। वो बेसमेंट में जाकर चोयुन की सारी ड्राइंग देखती है। जब वहाँ पर चोयुन आता है, युनसो चोयुन को कंफर्ट करती है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से, लेकिन तभी दरवाजे में जियोन खड़ा होता है। कभी कभी हम किसी इंसान को सिर्फ उसकी स्माइल से जज करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या दर्द है, और वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो जिंदगी को जी रहा है। दूसरी तरफ हम एनजे को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होती है। दुनिया के सामने हमेशा ही चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट रहती है। एनजे अपने बारे में कैमरे के सामने बता रही होती है, लेकिन असल जिंदगी में एनजे भी उतनी ही अकेली है जितनी बाकी सब है। एनजे की जिंदगी का रुख बदल देता है। उस एड में होती है कुछ ड्राइंग्स, शांत, गहरी और बिल्कुल अलग। जब एनजे आर्ट गैलरी में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है चोयुन से। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़के से वो इतने आराम से बात कर रही है वही उस ड्राइंग का क्रिएटर होता है। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, एनजे को एहसास होता है कि चोयुन सिर्फ एक टैलेंटेड बंदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, सिंपल लाइफ को अपने जीता है। मतलब अपनी लाइफ को वो हमेशा ही रियल तरीके से रखता है। यही से एनजे के दिल में कुछ बदलने लगता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चोयुन और युनसो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं जब जियोन भी उनके सामने आ जाता है। दोनों को देखकर जियोन सोचता है कि ये दोनों कुछ अपने काम की बातें कर रहे होंगे। दोनों सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। चोयुन जल्दी से युनसो को बस पकड़ने को कहता है, जैसे वो भागना चाहता हो अपने ही इमोशंस से। जब युनसो घर पहुंचते हैं तो उसकी दादी से सवाल करती है कि आखिर वो कहाँ पर थी। जैसा हर दोस्त अपने दोस्त को ही फंसा देते हैं, वो कहती है कि वो सोल्ही के पास थी, लेकिन सोल्ही उसके घर में ही होती है। यहाँ पर दादी माँ और युनसो समझ जाते हैं कि सोल्ही झूठ बोल रही है। सोल्ही को भी ज्यादा देर नहीं लगती, वो सब कुछ समझ जाती है। युनसो अब भी चोई से ही प्यार करती है और बात में उसे वो टीज करती है। उधर चोयुन और जियोन साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जियोन का दिल तो वहाँ पर होता ही नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, युनसो। अगले दिन स्टूडियो में एनजे चोयुन के बारे में बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर चोयुन और युनसो आ जाते हैं। एनजे बिना झिझक के कह देती है कि मैं चोयुन के साथ डेट पर जा रही हूँ, और ये सब युनसो के दिल में जाकर सीधा लगती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती, बस देखती ही रहती है। जियोन सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि चलो युनसो, हम दोनों लंच पर चलते हैं। रास्ते पर युनसो बार बार चोई की ही बातें कर रही होती है और जियोन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। लंच के बाद चोयुन पहली बार एनजे की दुनिया का प्रेशर देखता है। लोग उसके लुक्स, उसके बॉडी और उसकी लाइफ पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। फेम चमकती है पर जलाती भी है। चोयुन उसको देखकर उसे चीयर अप करता है। एनजे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती है, लेकिन बाहर ही न्यूज रिपोर्टर यानी कि पेपराजी उसके इंतजार कर रहे होते हैं। कार राइड में एनजे अपना दर्द शेयर करती है और चोयुन भी अपने पास के बारे में उसे बताता है। युनसो के साथ ब्रेकअप और अब सिर्फ वो एक फ्रेंड से रहने की कोशिश कर रहे हैं। एनजे उसे अपने घर पे आने के लिए कहती है, पर चोयुन उसे मना कर देता है, क्योंकि सच तो ये होता है कि उसका दिल अभी भी कहीं और अटका हुआ है। शाम को चोयुन युनसो के घर पर डिनर करने के लिए आता है। उसकी दादी माँ बिना फिल्टर के चोयुन के प्रॉन्स और कॉर्न्स को गिरवा देती है। सीन्स बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता है पर प्यारा भी होता है। डिनर के बाद युनसो बड़े ही टूट जाती है। वो अपनी दादी माँ के सामने कहती है कि गलती मेरी ही थी, मैं अब भी उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ। वो यहाँ पर फूट फूट के रो रही होती है और उसकी दादी माँ अपनी माँ जैसे उसको संभाल रही होती है। रात के अंधेरे में जिन युनसो से मिलता है और उसे यहाँ पर बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन माँ ने जो उसे भेजा है उससे उसे एनर्जी है। ये छोटी सी बात जियोन के अकेलेपन को और बहुत ज्यादा ही गहरा कर जाती है। चोयुन डॉक्यूमेंट्री का एडिट फुटेज को देखता है और तब उसे एक सच्चाई दिखाई देता है। फुटेज में बार बार सिर्फ युनसो। उस पर चोयुन को पहली बार समझ आता है कि शायद उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसी लड़की से प्यार करता है जिसे वो करता है। चोयुन जो फिर एक बार अपने ब्रेकअप को याद करता है। इस बार हमें डिटेल से ये बात समझ आती है कि वो सिर्फ अलग नहीं हुआ था, वो जाने वाला था बाहर पढ़ाई करने के लिए। वो चाहता था कि युनसो भी उसके साथ चले, पर बात कहने से पहले ही सब कुछ टूट गया। जिंदगी एक पुराने कुत्ते की यादों में जुड़ जाती है। एक ऐसा डॉग जो बाहर जाने से डरता है, भीड़ से घबराता था और हमेशा ही चुप रहना चाहता था। चोयुन खुद को उसी में देख लेता है और ये बात बाद में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसी बीच इंटरनेट पर एनजे और जियोन के पिक्चर्स वायरल हो जाते हैं। सीईओ कांग कहते हैं कि ये अच्छी पीआर हो सकती है। चोयुन की इमेज बिल्कुल क्लियर होती है, इसलिए फिलहाल एनजे की इस गलती को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एनजे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं। जब युनसो ये न्यूज को देखती है तो वो बिना कुछ बोले लैपटॉप को बंद कर देती है। सोल्ही उसे कॉल करके उसके दिल की बात जानना चाहती थी, लेकिन युनसो चुपचाप रहती है। ड्राइव के दौरान एक बड़ा सा बिलबोर्ड दिखाया जाता है। एनजे का एडवर्टाइजमेंट होता है और युनसो यहाँ पर मन में बार बार सवाल करती है कि आखिर चोयुन के दिल में आखिर क्या चल रहा है। उस तरफ चोयुन युनहो को सच बता देता है, हम डेट नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग फ्रेंड हैं। ऑफिस में जियोन को पता चलता है कि चोयुन सुबह से ही ऑफिस रूम में था, बहुत ज्यादा देर तक।
चरण उससे बात करने की कोशिश करती है, याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे था। डिनर पर चलने के लिए कहती है। काफी मना करने के बाद जियोन यहाँ पर मान जाता है, पर डिनर का प्लान बिल्कुल बिगड़ जाता है। पूरी SBBS टीम वहाँ पर होती है और ली मिन कॉन्ग समझ जाता है कि जियोन के दिल में युनसू के लिए फीलिंग्स है। वो उसे वार्न करती है कि एडिटिंग को दोबारा करो, तुम्हारी फीलिंग्स वीडियो को अफेक्ट कर रही है। शाम को युनसू खाने के बैग्स लेकर चोयुन के घर पर पहुँच जाती है। इन्हों से जल्दी से अंदर ले आता है क्योंकि चोयुन बाहर पे होता है। तभी एनजे भी वहीं पर आ जाती है। बातचीत बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। एनजे यहाँ पर सीधा सवाल करती है, क्या मैं तुम्हारे बीच आ रही हूँ? पर सच बात यह है कि युनसू चाहे कुछ भी कहे, एनजे कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब चोयुन घर आता है तो उसे फ्रूट्स और एक नोट मिलते हैं एनजे का। उसका दिमाग पूरा उलट जाता है। ऊपर से उसका दोस्त भी ड्रंक की हालत में घर आता है। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलता रहता है और बाद में थक कर सोफे में सो जाता है। अगली सुबह चोयुन सूट पर नहीं आता। जियोन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि ये शायद उसकी गलती है, पर असल में चोयुन पास की जुड़ी किसी और बात से गूंज रहा होता है। वो उस डॉग से मिलने के लिए जाता है। अब वो डॉग घूमता है, भीड़ से नहीं डरता, बदल चुका होता है बिल्कुल चोयुन की तरह। बस उसे अब अगली स्टेप लेने की हिम्मत चाहिए। इसी सोच के साथ वो युनसू और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि युनसू के वो लायक ही नहीं है। तभी युनसू की दादी से बात होती है और वो यहाँ पे समझाती है कि युनसू तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम। इसके बाद रात को युनसू और चोयुन फाइनली मिलते हैं। वो बात जो काफी ज्यादा ही टाइम से पेंडिंग थी, आज वो हो ही जाती है। 3 बोतल सोजू के खत्म करने के बाद युनसू यहाँ पर बोल पड़ती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती। तभी चोयुन भी बीच में यहाँ पर बोल उठता है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ युनसू, मैं हमेशा ही तुम्हें मिस करता रहा हूँ। वो आज फाइनली कह देता है जो भी उसके दिल में था, प्लीज मुझसे प्यार करते रहना। आंखों में आंसू लिए युनसू सर हिला देती है। एक प्यार की कहानी जो अपनी हिम्मत वापस पा चुकी होती है। कभी कभी प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार अपने दर्द का सामना करने का भी नाम होता है। पास्ट की यादें दिखाई जाती है। जब युनसू और चोयुन अपने स्कूल के दिनों को वो याद करते हैं, जब उस टाइम वो बहुत ज्यादा ही खुश थे, जैसे वक्त खुद रुक जाए और फिर ये यादें धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती हैं और हम लौट कर रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ कल रात को सब कुछ बदल गया था। बातचीत के बाद दोनों चुपचाप अपने अपने घर पे चले जाते हैं, पर चोयुन के पास में सिर्फ प्यार नहीं, बहुत सारा दर्द भी छुपा होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि चोयुन अडॉप्ट किया गया था। एक ही वक्त उसके पेरेंट्स उसके असली बच्चे को याद करते हैं जब उसके बच्चे का मौत हुआ था। एक रात चोयुन उन्हें बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से रोते हुए देखता है। वहीं से शुरू होता है उसका सबसे बड़ा डर, छोड़ दिया जाना। इसी डर की वजह से जब युनसू उसे छोड़कर गई थी तो चोयुन के लिए वो सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, उसे लगा था फिर से जैसे कोई उसे अबेंडन कर गया हो। सुबह युनसू बाहर चोयुन से टकरा जाती है और उसकी नींद पूरी नहीं होती। युनसू उसकी केयर करती है बड़े ही प्यार से। अचानक चोयुन उसे दीवार के पास रोक लेता है और पूछता है, एक दिन की छुट्टी ले सकती हो? युनसू यहाँ पर उसे मना कर देती है, पर एक बात हमें यहाँ पर पूरा क्लियर समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच अब डेटिंग शुरू हो चुकी है। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ चोयुन अपने पेरेंट्स को भी खुलकर बात करता है। वो कहता है, अगली बार कंट्री साइड जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना। ये छोटी सी बात होती है पर चोयुन के लिए ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बात होती है। उधर जियोन अभी तक वीडियो को एडिट कर रहा होता है, जिद्दी, थका हुआ और बहुत ज्यादा ही परेशान, बीमार भी लग रहा होता है। चैनल उसकी कंडीशन को देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ आता है कि जियोन बहुत ज्यादा बीमार है। वो बिना पूछे एडिटिंग्स अपने हाथ में ले लेती है। जियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर मिस्टर पार्क भी नोटिस करते हैं कि चैनल को भी जियोन पसंद है, पर उसे लगता है कि जियोन को ये अंदाजा भी नहीं। जियोन घर जाकर रेस्ट करता है। तभी वहाँ पर चोयुन आता है दोनों के बीच की बात को क्लियर करने के लिए, पर जियोन वही रहता है, बिल्कुल चुप, जिद्दी और थोड़ा सा टूटा हुआ। वो पूछता है, क्या तुम्हें शुभकामनाएं चाहिए? और फिर खुद ही कह देता है कि वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर माहौल बिल्कुल खामोश हो जाता है। अगली सुबह चोयुन युनसू को वीकेंड का प्लान बताता है, पर बहुत ज्यादा अजीब सी ऑकवर्डनेस भी होती है। दोनों ओवरथिंक करने लगते हैं। आखिरकार चोयुन सरप्राइज देने के लिए सीधा युनसू के ऑफिस पहुंच जाता है। बाहर मिलके दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और चोयुन अपने मन में सोचता है, मैं वीकेंड तक वेट नहीं कर सकता। रात को दोनों ही अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, सिंपल और बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से। युनसू के घर के बाहर दोनों ही हंस रहे होते हैं जैसे कि टीनेज लवर्स। इसी वक्त एनजे जियोन को ड्रिंक के लिए बुलाती है, पर इतना ज्यादा ही वो ड्रिंक कर लेती है कि अपने दर्द को वो छुपा ही नहीं पाती। वो कहती है कि उसे चोयुन बहुत ज्यादा ही पसंद है और उसे लगता है कि वो बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ रही है। जियोन उसे समझाता है, वो ज्यादा बातें नहीं करता, फिर भी उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। एनजे को नया पर्सपेक्टिव दे जाता है। शायद छोड़ देना भी एक तरह का ही प्यार होता है। इस तरह युनसू और चोयुन आखिरकार चोयुन के घर में पहुंच जाते हैं। सोफे पर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सारा डर, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे पिघलने लगती है। चोयुन युनसू के साथ अब फाइनली डेटिंग करना शुरू कर देता है। चोयुन जो हमेशा ही अपनी दुनिया में रहता था, अब वो युनसू के लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश करता है। ये उसके लिए आसान नहीं होता, फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। दोनों की फ्यूचर लेकर वो थोड़ा सा होपफुल रहता है और थोड़ा सावधान भी।
चोयन अपनी फैंटेसीज अपने दिल में ही रखता है, जबकि युनसू इंटरनेट पर रिलेशनशिप के एडवाइस सर्च करती है ताकि इस बार कोई भी गलती ना हो। उधर जिन डॉक्यूमेंट्री का पहला ड्राफ्ट टीम को दिखाता है और मिस्टर किम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाकी टीम मेंबर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। थोड़ी एडिटिंग के बाद प्रोजेक्ट को ग्रीन स्क्रीन का सिग्नल मिल जाता है। सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं पर जियन खुद को रोक लेता है। वो अपना फोन उठाकर बिना कुछ बोले रूम से निकल जाता है। इसी बीच एनजे अपने फैंस के 10 साल की एनिवर्सरी के लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। इंटरव्यू के दौरान उसकी डेटिंग लाइफ पर भी सवाल होता है और चोयुन का नाम भी आता है। एमजे यहाँ पर साफ कहती है कि लोग जल्दी कंक्लूजन ना निकाले। वो ये भी बताती है इन सब के वजह से वो चोयुन से थोड़ा दूर हो गई है। ये इंटरव्यू इन्हो भी देख रहा होता है जब वो चोयुन के घर होता है। वो कंसर्न दिखाता है एमजे के लिए नहीं बल्कि युनसू के लिए। उसने खुद देखा था कि ब्रेकअप के बाद चोय का क्या हाल था, इसलिए वो डरता है कि फिर से कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। मूड हल्का करने के लिए वो चोयुन की सैलरी रेज करने की बात छेड़ देता है। युनहो सीधा 30% बोल देता है, पर जब वो चोयुन का एक्सप्रेशन देखता है तो तुरंत 20% कर देता है। रात को चोयुन जीवू के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उसके इंतजार करता है। जब वो आती है तो वो कार का दरवाजा खोलता है बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह, पर युनसू कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रही होती है। ऑफिस में कलीग से डेटिंग एडवाइस लेने के बाद वो थोड़ा ज्यादा ही ओवरडू कर जाती है। चोयुन समझ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार दोनों अपने प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस करते हैं। युनसू यहाँ पर आर्टिकल का जिक्र करती है जो वो पढ़ रही थी। चोयुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम जैसी हो वैसे ही परफेक्ट हो। वो सजेस्ट करता है कि अपनी डेट को वो दोबारा से सही तरीके से करे और फिर दोनों सोल ही के रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। सुबह चोयुन एनजे को मैसेज करता है, उसे आर्टिकल और इंटरव्यू के लिए थैंक यू बोलता है। एनजे रिप्लाई करना चाहती थी पर वो खुद को रोकने की कोशिश करती है। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपने फोन को ही छुपा देती है। उधर जियुन फिर से डॉक्यूमेंट्री में डूब जाता है। लैब में लंबे वर्किंग आवर, खाना भी वो ढंग से नहीं खा पाता, सबको खुद से दूर कर देता है। तभी वहाँ पर युनसू आ जाती है। वो जीवुक को डांटती है और उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले जाती है और जबरदस्ती उसे डिनर करवाती है। जिव मान लेता है कि वो मैस है पर अपनी फीलिंग्स भी वो छुपा लेता है। इसी वक्त हम सोलही को देखते हैं जो कि एक बैंड डेट पर जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही बेकार जाता है और तब हमें समझ आता है कि युनहो को सोलही पसंद है। जब सोलही रेस्टोरेंट वापस आती है तो वहाँ पर युनहो काम्स को संभाल रहा होता है। सोलही उसे एक नई नजर से देखती है और सजेस्ट करती है कि वो दोनों मिलकर क्या काम्स और सारी सूजू पी ले। इधर एनजे खुद चोयुन से मिलने के लिए आती है उसके घर पर। वो इंटरव्यू को क्लियर करना चाहती है पर ऑकवर्डनेस साफ उसे महसूस हो रही होती है। एनजे यहाँ पर एक बड़ा सा डिसीजन लेती है और वो चोयुन को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि फीलिंग्स की वजह से वो और दोस्त बनकर नहीं रह सकती। जाते जाते वो बस इतना कहती है चोयुन से कि अगर तुम्हारी फिर से ब्रेकअप हो तो तुम बस मुझे कॉल करना। वही लोग बोल सकते हैं जो सच में किसी को प्यार करते हैं। जाते वक्त उसके चेहरे पर सब कुछ दिख रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा ही उदास है। उधर युनसू और जियुन फिर से एडिटिंग रूम में चले जाते हैं। तभी चेरेन टेक अवे के साथ आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है। बाद में युनसू चोयुन के घर पर जाती है। उसके बुक्स में आर्किटेक्ट स्कूल का ब्रोशर देखती है। चोयुन बताता है कि उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं, वो सिर्फ युनसू के लिए वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा है। युनसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, शांत बैठ जाती है। चोयुन आखिर में वो सवाल पूछता है जो उसके दिल में कब से ठहरा हुआ था, आखिर हमने उस वक्त ब्रेकअप क्यों किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेरिम जियुन को उसके प्यार के बारे में कॉल आउट करती है और लव एक्चुअली में प्ले कार्ड सीन्स में कंपेयर करती है। वो पूछते हैं तुम्हारी कहानी का एंड क्या होगा। जियुन बस इतना कहता है मैं डॉक्यूमेंट्री में हूँ, मूवी में नहीं। फिर हमें युनसू का एक बचपन दिखाया जाता है। उसने गरीबी देखी थी, स्कूल में दूसरी लड़कियों से थोड़ा दूर रहा करती थी, दोस्ती से ज्यादा उसे सर्वाइवल जरूरी था। और जब वो बात आई चोयुन के ब्रेकअप की तो युनसू शीशे के सामने खड़ी होकर बहुत ज्यादा ही झिझकते हुए रो रही थी। खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर दी है पर उसके आंसू रुकने के नाम नहीं लेते। पर सच तो ये होता है ब्रेकअप के बाद युनसू ने बहुत ज्यादा ही नशा किया था। उसके बाद वो चोयुन को फोन करके अपनी फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताती है। सब कुछ बता दिया था उस दिन उसने, लेकिन रात को चोय का फोन गिर गया था और सबसे जरूरी बातें उस तक कभी पहुंची ही नहीं थी। प्रेजेंट में आते हैं और चोयुन अब भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा होता है कि आखिर हमने क्यों ब्रेकअप किया था, हम सच में क्यों अलग हुए थे। जब वो ये बात युनसू से पूछता है तो युनसू यहाँ पे बात टालते हुए कहती है कि मैं उस टाइम पार्ट टाइम जॉब ढूंढते ढूंढते थक गई थी और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन युनसू की दादी माँ बिल्कुल भी चुप रहने वालों में से नहीं होती। जब चोयुन उनके पास जाता है तो युनसू की दादी माँ उसका पूरा सच बता देती है, युनसू का दर्द, युनसू का मजबूरी, युनसू का प्यार और सब कुछ। वो चोयुन से कहती है कि युनसू आज भी उसे बहुत ज्यादा ही चाहती है और उसे कभी भी वो छोड़कर ना जाए। इसी बीच डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड रिलीज होता है और वो बहुत ज्यादा ही सुपरहिट होती है। रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने की वजह से पार्ट गर्ल खुशी से फूल जाता है। लेकिन जियुन रियलिस्टिक रहता है, ये सिर्फ पहला एपिसोड है, बाकी एपिसोड बाकी है। ऑफिस
ऑफिस में भी युनसो के कलीग्स जब वो एपिसोड देखते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं। तभी युनसो उनके पीछे खड़ी हो जाती है और उनको काम पे फोकस करने के लिए कहती है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं करेगा। अपने पास के पैटर्न को तोड़ने के लिए युनसो एक बड़ा सा डिसीजन लेती है। वो अपने कॉलेज के साथ ऑफिस नाइट आउट के लिए हाँ बोल देती है। सब लोग ये बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और युनसो भी उन्हें देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। डॉक्यूमेंट्री की वजह से सोली के एक्स बॉयफ्रेंड जिन स्योक अचानक वापस आ जाता है। वो क्लेम करता है कि उसने वोल्ही को बहुत ज्यादा ही याद किया और इंटरव्यू देखकर लगा कि शायद वोल्ही भी उसे बहुत ज्यादा ही मिस करती है। जब वहाँ पर युनहो आता है तो माहौल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। आखिरकार जिन स्योक वहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन युनहो का जेलसी साफ दिखाई देता है। उसी रात युनहो जिन स्योक के फोन पर बात सुन लेता है। वो कह रहा होता है कि कैसे सोल्ही से पैसे निकलवाने का प्लान है और कैसे वो ऑलरेडी कर्जों में डूबी हुई है। सोल्ही भी उनकी बातचीत का एक हिस्सा सुन लेती है, लेकिन सिर्फ इतना कि युनहो उसके लिए खड़ा है हमेशा। उसे लगता है कि युनहो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा। अंदर जाकर दोनों के बीच एक क्यूट सा मोमेंट शेयर होता है। एक सीन में हम देखते हैं एनजे और जियोक साथ में खाना खा रहे होते हैं। एनजे यहाँ पर मान लेता है कि उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं है। जियो से समझाता है कि किसी को भूलना कितना ज्यादा ही मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा तब जब आप सच में उसकी बहुत ज्यादा ही केयर कर रहे हो। एनजे को थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही बात चोयुन पर आती है, जिन बता देता है कि उसकी अभी तक चोयुन के साथ कोई भी बात ही नहीं हुई और फिर बिना कुछ और कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। इतने सारे जज्बातों के बाद चोयुन खुद युनसो को उसके नाइट आउट के बाद उसके घर छोड़ने जाता है। चोयुन यहाँ पर अपने आप से एक वादा करता है, मैं इस लड़की के साथ लम्हा वक्त बिताऊंगा। युनसो जब घर पर आती है तो अपनी दादी की जैकेट पर एक मेडिसिन के कागज का टुकड़ा देखती है और वो एक कागज का टुकड़ा युनसो के दिल में एक डर बिठा देता है। उसे लगता है कि शायद उसकी दादी माँ बहुत जल्द उसे छोड़कर चली जाएगी। अपनी दादी को अपने पास रखने के लिए युनसो एक डिसीजन लेती है कि वो खुद एक दिन की छुट्टी लेगी और दादी को एक ट्रिप पर ले जाने का भी सोचती है। वो अपनी दादी से कहती है, प्लीज मत जाना, मुझे अकेला नहीं रहना। जिन जब अपने घर लौटता है तो उसकी माँ उसे अपनी वीडियो बनाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जल्द मरने वाली होती है। जाने से पहले वो रिकॉर्ड होना चाहती है। जिन अपने बचपन को याद करता है। एक रात माँ का इंतजार करते हुए वो खुशी खुशी बताता है, मैंने एक नया दोस्त बनाया है। पर उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती ये बात सुन के। वो बस कहती है, जाकर सो जा। ये और एक रिमाइंडर है कि जो कितना ज्यादा अफेक्शन चाहता था पर उसे कभी भी वो नहीं मिला। ये सब और भी ज्यादा चुभता है जब वो चोयुन को उसके पेरेंट्स के साथ क्लोज बॉन्ड देखता है। जिन का बचपन हमेशा ही अकेलेपन में गुजरा। एक रात सिरजू पीते हुए जिन की माँ उसे कहती है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। ये सीन न सिर्फ दिल को तोड़ने वाला है बल्कि समझाता है कि जिन आज ऐसा क्यों है। प्रेजेंट में चोयुन युनसो के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदता है प्यार से। जब वो घर लौटता है तो युनसो सोफा पर सो रही होती है। युनसो के उठते ही वो उसे गिफ्ट देता है और बताता है कि वो शॉप में कितनी देर तक खड़ा था बस इस गिफ्ट को लेने के लिए। युनसो डिसाइड करती है कि वो दोनों बस अब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। रैंडम टीवी देखते हैं उस डॉग का भी स्केच करते हैं। चोयुन कभी भी गिफ्ट लाना बंद ही नहीं करता। युनो से बताता है कि इतने ज्यादा ही ओवर गिफ्ट मत किया कर भाई, पर चोयुन तो यहाँ रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगली फोकस होती है चोयुन का अपकमिंग एग्जीबिशन में। युनो डिसाइड करती है कि वो एग्जीबिशन का लास्ट डे पर जाएगी ताकि स्पॉटलाइट सिर्फ चोयुन पर रहे। इधर हम सोल्ही को देखते हैं जो कि शायद युनसो के लिए अब फीलिंग्स डेवलप कर रही होती है। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करती है, अपने बालों के साथ खेल रही होती है, पर युनसो यहाँ पर सिग्नल समझ नहीं पाता। इनविटेशन देते वक्त यहाँ पर सीन कट होता है। इस तरफ एनजे यहाँ पर डिसाइड कर रही होती है कि वो एग्जीबिशन में जाए या फिर नहीं। जिन यहाँ पर खुद को काम में डुबो लेता है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के बारे में ही सोच रहा होता है। वो घर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन उसे तोड़ रही होती है। चैरन यहाँ पर वरीड होती है, पर मिस्टर ली कहते हैं कि उसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। चैरन यहाँ पर बैठकर जिन के साथ बातें कर रही होती है। उसे लगता है कि ये सब युनसो की वजह से हो रहा है। जिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं पता था, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है थैंक यू उसे कंफर्ट करने के लिए, पर चैरन की फीलिंग्स भी वहीं पर रह जाती हैं। एग्जीबिशन का दिन भी आ जाता है। चोयुन युनसो को फोन करने के बाद प्रेस और विजिटर्स का सामना करता है। शहर भर में एग्जीबिशन की चर्चा होती है। ऑफिस में युनसो के कलीग्स भी उसकी तारीफ करते हैं। बैकग्राउंड में स्कूल के बच्चे भागते हुए दिखते हैं और युनसो यहाँ पर लाइब्रेरी की स्कूल के डेज को याद करने लगती है। वो एक्सेप्ट करती है कि चोयुन मेरा बॉयफ्रेंड है। फाइनल डे पर युनसो निकलती है उस एग्जीबिशन में जाने के लिए, पर यहाँ पर एनजे पहले ही पहुँच जाती है। उसे सारे टिकट्स खुद के लिए खरीद लिए होते हैं। वो चोयुन से हाथ मिलाती है और कहती है इम्प्रेशन बनाना ज्यादा मेरी स्टाइल है। चोयुन यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जैसे ही युनसो वहाँ पर आने ही वाली होती है तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। हॉस्पिटल में दादी युनसो से कहती है लोगों को अपने करीब रखना और जिंदगी को जीना। एग्जीबिशन में नुआ भी आता है और वो यहाँ पर चोई के ऊपर इल्जाम लगाता है कि चोई ने उसकी पेंटिंग को चुराई है। यहाँ पर युनहो रिपोर्टर्स को सच बताने का वादा करता है, पर नुहा के कहे हुए सब कहीं न कहीं चोई के दिल में चुभ रही होती है। रात को दोनों दोस्त यानी कि चोयुन और जियुन को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। चोयुन बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियुन की माँ बहुत जल्द ही मरने वाली है तो उसका तुरंत गुस्सा पिघल जाता है।
जून कहता है कि उसे अपनी माँ की मौत का दुख नहीं। घर लौटते वक्त चोयुन देखता है कि युनसो अकेली बाहर बैठी होती है। वो टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चोयुन उसका हाथ पकड़ता है और बड़े प्यार से कहता है कि तुमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया। युनसो अपना सारा दर्द बयां करती है और फिर दोनों एक साथ अंदर चले जाते हैं। चोयुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है नुआ की बातों से। उसके कहे गए सब उसको बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से हिला देती है। वो हमेशा ही महसूस करता आया है जैसे कि वो एक भीख की जिंदगी जी रहा हो। पहले अबेंडन, फिर अडॉप्ट, फिर खुद को साबित करने की लड़ाई, अपने ड्राइंग्स में खुद को ढूंढना। और हम लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे समझ आता है उसका आर्ट सिर्फ एक बहाना था अपने दर्द को छुपाने के लिए। नुआ ने सच समझा दिया, उसके पेंटिंग में इमोशंस की कमी थी और ये हर्ष क्रिटिक भी उसको जगाता है। लेकिन युनसो का फैसला क्या होगा? प्रेजेंट में लौटते हैं, चोयुन एक बड़ा डिसीजन लेता है, नई शुरुआत की, फिर से पढ़ाई करने का और युनसो का साथ चलने का। युनसो बड़े ही सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे एक ऑफर आया था पेरिस ट्रांसफर का और वो यहाँ पर सोचती है कि वो चोयुन के साथ कैसे रहेगी। वो अपनी दादी की कही हुई बातों को याद करती है, अपनी जिंदगी को जियो। युनसो सोचने में बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है। इन बीच युनसो की चिंता और भी ज्यादा ही बढ़ जाती है और सोली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब उनकी सेवरेंस पे आती है। जीवन को पार्ट 2 का एक साथ पर्सपेक्टिव मिलता है। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को देखना, कैमरा के लेंस के थ्रू की दुनिया को वैसे ही दिखाना जैसे कि है, और माँ की तस्वीरों की कमी वो एक लेसन है। जिंदगी को कभी भी वेस्ट मत करो। आखिरकार जीवन भी अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ उसकी माँ खुद बताती है कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ रहकर तुम मेरी तरह बन जाओगे। जीवन यहाँ पर बताता है कि वो कभी भी अपनी माँ को माफ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से मिलने आया करेगा। इस तरफ चोयुन भी जब घर पे लौटता है तो उसकी माँ के साथ उसकी बातें होती है। उसकी माँ कहती है कि मुझे हमेशा से पता था, तुम्हें सच पता है, पर हम तुम्हें हमेशा अपना बेटा मानते थे। इनकी आंखों में आंसू होता है। चोयुन कहता है कि मैं कभी भी स्टैंडर्ड पे खड़ा नहीं उतर पाऊंगा। माँ मुस्कुराती हुई कहती है हम तुमसे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। चोयुन यहाँ पर डिसाइड करता है कि अपने लिए वो बेहतर इंसान बनेगा और युनसो भी तय कर लेती है कि वो अब से अपने दिल की सुनेगी। युनसो समझती है कि हमेशा फ्लो के साथ चलना सही था, पर खुद को पहचानना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी था। इसके बाद चोयुन पढ़ाई के लिए चला जाता है और युनसो अपने काम में डूब जाती है। दोनों अलग अलग रास्ते में होते हैं, पर दोनों अपने वादों को याद रखते हैं। चोयुन लौट कर आएगा और युनसो भी उसका इंतजार करेगी। युनसो अब खुद के ऊपर फोकस करता है। वो अपनी माँ के साथ की मोमेंट्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है और उसकी माँ दूर से उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। और फिर एक दिन चोयुन अचानक से युनसो को सरप्राइज देता है उससे मिलकर। युनसो उसे अचानक देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, पर उसे बहुत ज्यादा खुशी भी थी कि वो फाइनली मिल रहे हैं। दोनों गले मिलते हैं और युनसो कहती है कि फिर जल्दी वापस आना। टाइम बीतता है और 2 साल बाद दिखाया जाता है। जीवन और चैरन एक ड्राइव पर होते हैं। जीवन अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहा है। दूसरी तरफ सोली और युनहो बुक डोनेशन इवेंट के लिए रेडी होते हैं। ये दोनों भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं। जीवन शूटिंग करता है और तभी वहाँ पर युनसो और चोयुन भी आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर चोयुन घुटनों पर बैठकर युनसो से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीन कट होता है, हम जीवन को देखते हैं। चोयुन और युनसो के पास आता है और कहता है चलो एक डॉक्यूमेंट्री फिर से बनाते हैं शादी के बाद। कैमरा के सामने युनसो और चोयुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हम शादीशुदा हैं। और यहीं पर ये प्यारा सा कहानी एंड होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।